अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना आपकी खिदमत में कह लीजिए हाजिर है। और आज एक बड़ी अहम और मज़ेदार और ख़ूबसूरत शख्सियत को हमने मदऊ किया है, जो आला तरीन कह लीजिए कि सलाहियतों की मालिक हैं। चाहे हम अर्ली मैरिजेस की बात करें और बलूचिस्तान और पाकिस्तान और साउथ एशिया के लिए ख़ास तौर पर UNFPA की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके लिए उन्होंने खदमात अंजाम दी हैं। इसके साथ साथ वो रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और सोसाइटी की ख़ास तौर पर जो कह लीजिए ख़राबियां हैं ना, उनको किस तरह से दूर करना है। और बतौर पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो क्या समझती हैं। उसके साथ साथ अमेरिका के इलेक्शन हो, हिंदुस्तान के इलेक्शन हो या पाकिस्तान के इलेक्शन हो, गहरी निगाह रखती हैं और जमहूरियत और गवर्नेंस में क्या बेहतरी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ नाइजीरिया में, अफ्रीका में, अरब कंट्रीज़ में और साउथ एशिया में और पाकिस्तान में गवर्नेंस और जो जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर हमें मुतहरिक नज़र आती हैं और जेंडर और गवर्नेंस की जो पॉलिसी एडवाइजरी है वो भी देती हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया यज़दानी साहिबा, आपने हमें माइनस न्यूज़ में ज्वाइन किया है। आज हमारी कोशिश होगी आपसे वो सारी माइनस बातें डिस्कस करने की कोशिश कर ले जिनको सारे वो बीप लगा देते हैं, फिल्टर कर देते हैं और कहते हैं कि ये ऑनियर नहीं हो सकती। तो आइए आपसे सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कुछ जमहूरियत की जो खराबियां हैं ना, या गवर्नेंस है या क्या कुछ हो सकता है, इसी से हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। जाहिर है आप गवर्नेंस पे काम करती हैं और स्ट्रैटेजीज प्लान कर रही होती हैं, और जिस तरह से आपने पाकिस्तान समेत अदर कंट्रीज में भी जो कह लीजिए खदमात हैं, और वो जो कहते हैं ना एक स्ट्रैटेजी वो चीज होती है जिसको लोगों की मंशा के मुताबिक ना सिर्फ तरतीब देना होता है बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी करवाना होता है। तो फौजिया साहिबा, जब हम पाकिस्तान की जमहूरियत की बात करते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, जिसमें जमहूर की राय ही माइनस हो जाती है, तो आप क्या समझती हैं ये जो ट्रांजिशन हो रही है जमहूरियत में, क्या हम किसी प्लस की तरफ जा पाएंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें ना कुछ चीजें, कुछ मिथ बस्टर्स हम कहते हैं उसको, जब रिसर्च में काम करते हैं ना और इस टॉपिक पे काम करते हैं तो हम मिथ बस्टर होते हैं। सबसे बड़ी मिथ यही होती है कि चीजें कभी चेंज नहीं होती, इम्प्रूव नहीं हो रही। आम भी आप देखें कि किसी चैनल पे बात कर रहे हो ना, तो बात होती है पाकिस्तान में कभी कोई अच्छा नहीं चीज हुई, कोई चीज इम्प्रूव नहीं हुई। अगर हम जमहूरी इक़्तिदार की, जमहूरियत की, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जिसको हम कहते हैं, जो जमहूरी तर्ज अमल है जिसमें सियासी और इंतखाबी दोनों शामिल है, ये जुड़ के बनते हैं, इनको अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। अगर इस सारे की बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम 77 साल हमारी उम्र है हमारे मुल्क की। उस 77 में आपके 55 साल डायरेक्ट आपने मार्शल लॉ को दे दिए। उसके बाद आपके 15-20 साल लगे हैं जिसमें हमने जमहूरियत को थोड़ी सी जगह दी है। आपका ये तीसरा इलेक्शन है जिसमें आपने पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर किया। मैं ये नहीं कह रही उनको कि उसके रिजल्ट क्या थे, मगर एक 3 में हुआ, चौथे में आकर हम फिर एक VONC की वजह से जो है एक थोड़ा सा ना रौला पै गया। तो हर थोड़े दिनों बाद तो हम जमहूरियत के पौधे को खींच के बाहर निकालते, फिर देखते जड़ पकड़ी है नहीं, वापस लगा दो। और उसके बाद हम कहते हैं कोई चीज इंप्रूव नहीं हो रही। ये ऐसे नहीं होगी, एक प्रोसेस है। जमहूरी तर्ज अमल दो चीजों से बनता है, एक आपके माशरे की सोच में तब्दीली, आपके प्रोसेसेस जो है, जो इंतखाबी अमल हो, सियासी अमल हो, वो प्रोसेसेस कितने क्लियर हो, उनकी कितनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो। मुझे बताएं, हमने माशरे की सोच में क्या दिया? पहले हमने 55 साल उनको कहा कि सेवियर कोई और है, मसीहा कोई और है। जब जब माशाल्लाह लगे, नीचे तालियां बजी, मिठाइयां बटी। तो एक तो वो आ गया। उसके बाद हमने वक्त लगाना शुरू किया कि अच्छा जी, आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम दें। मगर जितना टाइम हमने 55 साल लगाया सियासतदान को गाली देने में, उसको कहने में कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये है ही चोर। अब आज की जो जनरेशन है जिसको नहीं पता कि 47 तो छोड़ दें, उसको 97 ऑनवर्ड या 1986 में भी ले जाए ना, जब बेनजीर शहीद वापस आई थी और वो पहला था, उन्होंने ना वो देखा है कि लोग किस तरह बाहर आए, ना उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी डिफरेंट कुर्बानियां देके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़े। सेम फॉर इंतखाबी अमल। ये मालूम ही नहीं है उन आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे शोर मचा रहे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि वोट रजिस्टर कैसे कराना है, पोलिंग स्टेशन होता क्या। तो ये हमने बहुत से अच्छे स्टेप लिए, हम आगे गए हैं। सो मेरे ख्याल में इट्स अ स्लो प्रोसेस, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक डेफिनेटली। मगर वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल अवेयरनेस ने, डिजिटल आउटरीच ने जो फर्क डाला है ना, वो शायद अब जो हमारे माशरे की सोच है
उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगी, एक अकाउंटेबिलिटी का और फोरम खोल रही है जो सियासतदान से लेकर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है। तो चेंज के इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, सिर्फ ये कि क्या सियासतदान और हमारे इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के जो इदारे हैं वो इसमें से पॉजिटिव चीज़ों को कैपिटलाइज कर सकेंगे, या जो हमारी अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया बेस्ड पोलराइजेशन और तफरीक है, या वो उसको नीचे खींचेगी। तो ये एक स्ट्रगल रहेगी। तो फौजिया, यहाँ पे जो अगर कहे ना फसाद की जड़ क्या है, जो क्योंकि जब हम सियासतदानों की बात करें, वाकई में उनको डिफेम करने के लिए पूरी सोसाइटी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, हम तस्लीम करें या ना करें, लेकिन आप क्या समझती हैं इस मसले की, इस अच्छी जमहूरियत की, जो कि हम जापान की मिसालें देते हैं, कहीं अमेरिका को डेमोक्रेटिक कंट्री पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी जमहूरियत इवन हिंदुस्तान हमसे बहुत सारी कदरों में बेहतर कह लीजिए है, लेकिन हम अभी स्ट्रगल में हैं। तो फसाद की जगह अगर पिन पॉइंट करना हो तो आप क्या कहेंगी इस पे? या देखो, सबसे पहले ना पिन पॉइंट फसाद की जड़ ये कि हमने अवेयरनेस नहीं दी है, नहीं पढ़ाया अपने तालीमी इदारों में, अपने करिकुलम में कि आइन क्या होता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, सियासी प्रोसेस क्या होते हैं। आप देखें, अगर आप प्राइमरी की किताब उठा के देख लें ना कोई माशरती उलूम की, 47 के बाद तो आपकी हिस्ट्री नहीं है। 47 से आप जंप करते हैं, 71 में आते हैं, 71 में जी इंडिया ने हमें मारा और हमारा मुल्क टूट गया। हमने खुद कुछ नहीं किया, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, साथ वालों का बच्चा खराब था, उसने हमारा बच्चा खराब कर दिया। 71 के बाद क्या हुआ, वल्लाह आलम बिल सवाब। हमने वो सोच, एक देखो ना, जो हमारे सियासतदान है वो हमारे अंदर से निकले हैं ना यार, वो कोई मरीख से तो नहीं उतरे। तो वो सोच हमने डाली नहीं, उनको इधर डालते गए। और चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात कहनी चाहिए कि फौज का किरदार जो सियासत में रहा है, हम उसके खिलाफ है। फौज इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, फौज के सेक्रीफाइसेस, उसकी जरूरत, पाकिस्तान जिस खित्ते में रहता है उसके जैसे उसके बॉर्डर्स जिन ममालिक के साथ मिलते हैं, उसमें फौज की जरूरत और अहमियत को हम किसी सूरत कम नहीं कर सकते, हम शहदा की कुर्बानियों को भी कम नहीं कर सकते। मगर उसका सियासत में किरदार, इसको हम हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे और इसको करना चाहिए भी। तो एक तो वो हुआ कि एक, अगर उसने 55 साल में एक सोच बनाई है और बाकी के जो आप 20-22 साल डाले उसमें सियासतदान स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं अपनी हुकूमत ही बचा लूं। आप टेन्योर ही पूरा कर, ना हुकूमत टेन्योर पूरा कर रही है, ना पार्लियामान टेन्योर पूरा कर रही है। तो मुझे बताएं कि सोच की तब्दीली के लिए हमने कहाँ काम किया। फिर हम एग्जाम्पल्स देते हैं हमेशा उठा के, अमेरिका की से लेके जापान थी। अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। सिमिलरली आप जापान चले जाएं, वो वहां पर मौरूसी शहनशाहियत है। क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आकर अगर कोई आती है ना, तो वो इंडिया आती है। इंडिया में देखें कि कहां पर से उन्होंने चेंज किया। उन्होंने इतना बड़ा मुल्क है, 26 तो उनकी मतलब ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेजेस है। हमारे से 4 नहीं हैंडल होती, उनकी 26 हैं। उतने ही लोग हैं, उतने ही उनके मसाइल हैं, मगर उन्होंने कहा क्या, उन्होंने एंकर किया, इलेक्शन कमीशन को मजबूत कर दिया, उसको ओवर पीरियड है, एक दिन में नहीं हुआ। देखें, अगर आज हम अमरीकी या बरतानवी जमहूरियत की भी मिसालें देते हैं तो पीछे 2-2 साल है। हम तो 77 पर हमने जमहूरियत की अभी स्पेलिंग ही नहीं सीखने शुरू किए। तो तो हमें ये जो आपने बात की ना, हमने जमहूरियत के स्पेलिंग नहीं सीखे, आपने जिक्र कर दिया बहुत बड़ा इदारा है फौज का कि उनकी सियासत में जो मुदाखलत है उसको माइनस करने के लिए जाहिर है बड़ी कोशिशें होती हैं, एफर्ट्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सियासतदानों की कमजोरियां जो हैं वो फिर आड़े आ जाती हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर सियासतदानों को इसलिए ब्लेम करूंगी ना, क्योंकि अवानों तक वो हैं, जमहूर तो बेचारे वोट देते हैं, उनको पहुंचा देते हैं, फिर डिपेंड करता है कि वो पॉलिसीज क्या बनाते हैं, कितना स्ट्रांगली डिलीवर करते हैं अवाम की बेहतरी के लिए। आप क्या फरमाएंगी, एक फौज है, एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक रियासत है, एक हुकूमत है, क्या कहती हैं? क्योंकि जब हम फौज फौज करते हैं तो मुझे लगता है बॉर्डर पे खड़ा सिपाही भी, आपने बिल्कुल सही कहा, उन शोहदा की कुर्बानियां हैं, हम तो शायद जानते भी नहीं है कितनी सर्दी में वो सियाचिन पे खड़े होंगे और इस मुल्क की सलामती या बका के लिए जाहिर है वो अपनी हर तन मन धन की कुर्बानी देते हैं, लेकिन हम एक ही रट लगाए रखते हैं, फौज फौज फौज। तो रियासत, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, अगर हम यहाँ पे देख लें कि कुछ लोगों को अपना रोल प्लस प्ले करने की जरूरत है और कुछ को अपने आप को माइनस करने की जरूरत है, तो यहाँ पे आप क्या इंडिकेट करेंगी कि क्या सोल्यूशन है? ओके अच्छा, देखिए बड़ी मजे की बात है, हम ना ये तीनों वर्ड जो है ना, रियासत, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये डिफाइन किए बगैर कि ये तीनों
अलहदा चीजें हैं। नंबर वन रियासत है आपकी स्टेट, जिसमें सारे इदारे सब लोग शामिल हैं, जिसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, फौज का इदारा, इस्टेब्लिशमेंट, फौज और इस्टेब्लिशमेंट भी हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वेयर एज इस्टेब्लिशमेंट जब हम ग्लोबल डेमोक्रेसी में यूज करते हैं ना, पढ़ते हैं देखते हैं, तो उसमें वो कुछ उसमें सियासतदानों का हिस्सा होता है, कुछ उसका और इदारों का हिस्सा होता है, कुछ फौज का हिस्सा होता है। तो ये एक तो पहले रियासत को समझने की जरूरत है कि रियासत इज अ होल जिसमें ये सब चीजें शामिल हैं। उसके अंदर रियासत हुकूमत को देती है भाग दौड़, और हुकूमत के नीचे आगे फौज है, और फिर फौज के इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ अस्करी इदारे शामिल नहीं है, या अस्करी इंटेलिजेंस या इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं वो हसास इदारे शामिल नहीं है, उसमें सिविल इदारे भी शामिल होते हैं। दुनिया के सब ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट कोवर्ट ओवर्ट दोनों होती है। फिर अगेन आपने शुरू में अमेरिका की बात की थी, तो अमेरिका में ही देख लें, क्या वहां पर सोशल मीडिया और रशियन इन्फ्लुएंस की बात नहीं हुई? वो किसकी इस्टेब्लिशमेंट थी? क्या जब पिछला ट्रंप ने इलेक्शन हारा था तो उसने नहीं कहा था मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने हराया था? तो ये एक बात है, मगर क्यों ओवरकम कर सके, मेरे ख्याल में इस पर बात करनी। ओवरकम इसलिए कर सके कि इदारे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वो मजबूत थे, इलेक्शन कमीशन जो है वो मजबूत है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स मजबूत है। ट्रंप के खिलाफ पूरा कुछ होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन एक दिन आगे पीछे हो जाएगा या ओथ टेकिंग आगे पीछे हो जाएगी। कमांड है तो कमांड मौजूद है। सो आई थिंक इसकी जरूरत है अगेन सियासतदान का मजबूत होना। फिर वही एग्जांपल के लिए चूंकि ट्रंप आ गया तो मैं उसी क्लोजेस्ट एग्जांपल को ही सामने रख के कह रही हूँ, क्या उसके स्केलेटन्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर्सनल सारे कौन नहीं जानता, सबके पास मौजूद। तो हमारे भी है। मजबूरी हमारी ये रही है कि हमारे चूंकि जब आप 50-55 साल फौज मार्शल लॉ के तहत हुकूमत करेगी, तो आपके इदारों की एक इंडिपेंडेंट जमहूरी सोच को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। जो प्रोसेसेस हैं वो कानून में तो लिखे हैं, वो आईन में तो लिखे हैं, मगर जब तक उन पर ओवर एंड ओवर अमल नहीं होगा तो वो ठीक वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वही मैंने एक बात की कि वहां पर तारीख मुकर्रर है ना कि इसी दिन अमेरिकी इलेक्शन होंगे। हमारे यहाँ उसी तारीख को लेकर हमने एक साल अगर जलील कर दिया, मैं अगेन उसके मेरिट डीमेरिट की बात नहीं कर रही, बात ये कर रही हूँ, तो तब तक फिर ये रहेगी बात कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मगर सेट टेन्योर, सेट डेट्स, इस तरह की बहुत सी चीजों को खत्म करती जाती है कि नहीं कुछ भी हो जाए इसी तारीख को इलेक्शन होगा, ए की हुकूमत हो, बी की हो, सी की हो, जी आ जाए बीच में, ये चीजें करती है। एंड सेम इज द केस फॉर इंडिया आल्सो। देखिए ना, उन्होंने भी यही इलेक्शन कमीशन, उनके तो इलेक्शन 1 महीना लगता है इलेक्शन होने में, इधर हमारा 24 घंटे पूरे नहीं होते थे, ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੱਬ पै जाता है। वो और जी इधर लुट तो गए। वो इंडिया में तो केयर टेकर भी मर्जी का नहीं बनाते और बाद में उस केयर टेकर वालों को वजीर भी नहीं बनाते ना, ये भी तो देखें। तो देखिए ना, इसीलिए मैं यही बात कर रही हूँ ना, एक प्रोसेस बनाया ना उनने कि केयर टेकर नहीं बनेगा, जो भी होगा इसी पार्लियामान के अंदर होगा। केयर बाहर से आकर क्यों बताए, जब हमने भुगता है तो आगे भी हम ही करेंगे, मुकाबला वहां करें। आप देखिए कांग्रेस भी कितने नीचे गई, अब वापस टर्न बैक करी है, मगर मान रही है ना, उस प्रोसेस को मान रही हूँ। ये नहीं कहती कि मोदी सरकार के अंदर हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हम बांग्लादेश नहीं है जहाँ हसीना वाजिद ने कहा कि सारी ऑपोजिशन उड़ा दो, जो ऑपोजिशन बच गई उसको मैं ऑपोजिशन को भी मिनिस्टर बना दिया, तो वो चला दे। और हम, मुझे हैरानगी होती है जब हम एग्जांपल्स देते हैं ना बांग्लादेश की। मैं वहां पर थी जब आखिरी हसीना वाजिद का 2014 ठीक है। वाला इलेक्शन था, तो आप सोचे उसका रिजल्ट आया था तो हम शॉक्ड थे। जो ऑपोजिशन लीडर थी ना, वो ऑपोजिशन लीडर भी थी, वो कैबिनेट की मिनिस्टर भी थी। 70% उनकी जो पार्लियामेंट थी ना वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुई, क्योंकि बाइकआउट हुआ था या लोगों ने नहीं किए, बीएनपी ने, उन्होंने इलेक्शन लड़ ली, और हम उनको कहते हैं वो जमहूरी है। तो ये ना हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जमहूरियत कि कहाँ हर कोई, वन शू डज नॉट फिट ऑल, जमहूरियत को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। हमने अभी तक जो हमने तर्जे जमहूरियत अडॉप्ट किया है ना, वो हमारा सिक्योरिटी लेड है। उसमें हम अज्यूम करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि फौज का एक हिस्सा रहेगा, और फौज का
और कहीं ना कहीं ओवट कोवट जो है मौजूद है। हमने उनको अज्यूम कर लिया हमारे सियासतदानों ने, क्योंकि सारे उसी नर्सरी से निकले हैं। आई एम येट टू फाइंड इवन अ सिंगल वन जो फौज की नर्सरी में से नहीं निकला। उसमें से उससे आगे अगर कोई बढ़ के थोड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं इम्प्रूव कर जाऊं, उसको उसके नंबर देना जरूरी है। तो उसको यही बात आती है। फिर अगर यही है तो जब 18th अमेंडमेंट हुई थी या उसके बाद रजा रब्बानी साहब कहते यार फिर एक दफा बैठ जाओ मेज पे, फिर आप शामिल हो जाओ बजाय कि पीछे से गंद करो, गंद ना करे। सो मगर अगेन बात कहाँ रुकती है? बात फिर भी सियासत उनके पास ही आके रुकती है। अभी वाली एग्जांपल आप देख लें कि पिछले मतलब आप तो माशाल्लाह एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। पिछले 2 साल मतलब साल एक और उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट से अभी शुरू हो जाए और अभी के इलेक्शंस के बाद से आप देख लें, हम तरले करते ना, पीटीआई कहते रहे पार्लियामान, सियासी अमल, जमहूरी अमल, पार्लियामान से नहीं ना बात बनी। आपने हमने इतना कुछ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग उनके साथ, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों तरफ है। उनके साथ बुरा भी हो रहा है मगर पहली दफा नहीं हो रहा। सब बहुत अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टियों ने, सियासतदानों ने ये भुगता है। हाँ, अब सोशल मीडिया की वजह से मालूम बहुत ज्यादा है मगर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उस गलत बात को। बट द सेम वॉइसेस केप्ट ऑन पुशेस, प्लीज पार्लियामान में आए, प्लीज डायलॉग का रास्ता। हाँ, आपने कहा नहीं अच्छी तो लड़ाई ही लड़नी है। 12 हाँ, बंदे चले 12 मैं बंदे जब करके ना वो डायलॉग वाली बात पे आ रही हूँ। अभी तो वो कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी सियासी मैच्योरिटी उन्होंने मार खा खा के सीखी है। और आप देखें कि 5 रुकनी जो कमेटी बनाई है अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कह लीजिए बैकडोर जो बातचीत है ना वो पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान चल रही है। और कहते हैं कुछ अरसे से चल पड़ी थी लेकिन अभी बाज़ाब्ता कमेटी का ऐलान किया गया है। आप क्या कहती हैं ये जो ईगोस है ना पीटीआई और पीएमएलएन की, या फिर जिनको हम जो माइनस की हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ईगोस कब खत्म होगी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिप्रेशन है वो खत्म होगा? क्योंकि इतनी नफसा नफसी अफरा तफरी है, लोग तंग आ चुके हैं। ये किसी मामला जो है किसी तौर पे सेटल ही नहीं होने पा रहा। देखिए बात यह है कि नंबर वन, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस होते हुए, ये सियासत में कोई चीज माइनस नहीं होती, ना कोई बंदा माइनस होता है ना कोई प्रोसेस माइनस होता है। ये तो ये ना हमारे नैरेटिव्स, अगेन ये गैर जमहूरी बयानिए बने हुए हैं हमारे, जिनको हम लेके दौड़े जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास और करने को बात कोई नहीं है। हम मुबस्सर जो सारे टीवी पे बैठा लेते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, वो सारे कहते हैं अभी के लिए मैंने व्यूअरशिप बढ़ानी है। व्यूअरशिप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ा सा हैजान बर्पा करने से होती है। तो हमें सियासत में वो बात वही पुरानी सी बात है मगर मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट की गेम है। सियासत आती है ना, आप देखिए कि बेनजीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने मार खा खा के, मतलब 2/3 मेजोरिटी ले लेके भी सियासतदानों ने मार भी खाई, सियासी अमल में भी मार खाई, इंतखाबी अमल में मार खाई, पर्सनली खाई, सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने सीखा कि नहीं, कुछ मिनिमम पे हमें अग्री करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगेन आई एम नॉट सेइंग गुड बैड एंड अग्री, मगर वो एक स्टेप था। उसके बाद आती है पीटीआई की हुकूमत आती है, मतलब स्टेप करते हैं क्योंकि एक थर्ड पावर है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम था, एक तीसरी आई, लोग पसंद करते हैं, एब्सोल्युटली उनका हक है। खान साहब आई थिंक बहुत पॉपुलर लीडर है, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली वो बहुत पॉपुलर लीडर है और अवाम की जमहूर की राय का एहतराम है। अगर हम कहते हैं कि जी मोदी साहब जो है वो इतने, या ट्रम्प हैं, तो दोनों के पीछे क्या कुछ है, वैसा तो खान साहब के पीछे नहीं है ना हम। मतलब कोई गुजरात मैसेकर टाइप आइटम तो खान साहब के पीछे नहीं है। हाँ, हम उनकी तर्ज सियासत से, उनके तर्ज तखातुब से, उससे हम डेफिनेटली डिसएग्री कर सकते हैं, हम ओपिनियन रख सकते हैं, मगर इस तरह की बात तो उनके पीछे नहीं है। तो हम पीटते रहे, आप करें। आपने कहा जी हमने शोर ही मचाना है, फिर क्या हुआ? आप हम बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। आपने फॉर्म 47 का भी नैरेटिव, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब खान साहब जो है वो जेल में गए तो पीछे लीडरशिप वैक्यूम था। वो क्रिटिसाइज करते रहे कि मारूसी सियासत, मगर एज अ पार्टी ऑल्सो पीटीआई के पास सेकंड टियर लीडरशिप नहीं थी। उसके बाद आपने सारे उठा के, अभी बैरिस्टर गौहर को देख लें या अदर्स, ये ही इज अ लॉयर, ही इज अ बैरिस्टर। वो उन्होंने सियासत में तो नहीं की, मतलब उन्होंने फिर भी मुफाहमती सियासत को जगह देने की कोशिश की। बट उस पर सोशल मीडिया नैरेटिव और जो सोशल मीडिया टीम्स थी
उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं, अगर मुफाहमत हो जाती तो फिर ये मोनेटाइजेशन तो नहीं होती ना सोशल मीडिया की। तो यू कीप ऑन क्रिएटिंग टिल द टाइम के आप आ गए। इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि 12 लोगों की जानें चलेंगी। 12 मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्लियामान में अब ये नंबर इस्तेमाल हुआ है, मैं इसलिए मैं इसको ले रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। तो 12 लोगों की जानें जाना एक प्रोटेस्ट में कोई छोटी बात नहीं है, मगर हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा। हमें इन 12 जानों की फिक्र है, मगर हमें कुर्रम की जानों की फिक्र नहीं, हमें बलोचिस्तान की जानों की फिक्र नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ पर पीटीआई कह रही है 5,000 हमारे मिसिंग पर्सन है। भाईजान बलोचिस्तान में भी मिसिंग पर्सन है, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिसिंग पर्सन है, उनकी भी बात कर ले। बात वही है, जब आप दरमियान में बैठेंगे तो बात से बात चलेगी। मेरे ख्याल में तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। देर आए दुरुस्त आए, कई चीजें मार खा के समझ आती हैं, तो चलो एनजी से। अच्छा, ये जो मार खा के समझ आने वाली बात आपने की ना, बहुत सारे सियासतदानों ने सीखा कि किस तरह से, जैसे आपने मिसाक जमहूरियत की भी एग्जांपल दी कि माजी में भी कहा, इस बात पे तो चलो मुत्तफिक हो जाओ। आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, जिन लीग को माइनस कर दे तो पीपल्स पार्टी को प्लस कर ले, उनको आजमा लिया जाए? क्या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद पीएम को भी कहा गया था जी नेक्स्ट जो है बिलावल रिकॉर्ड अपने नाना का कि वो वजीर खारजा थे, फिर वजीर आजम बने, और बिलावल भी यही करेंगे। अब आप इस सारी दौड़ में क्या देखती हैं? क्या वाकई ये जो दौरे हुकूमत चल रहा है इसमें ये वाला फॉर्मूला भी आजमाया जाएगा? कुछ देख रही हैं, या आपको लगता है ये सेटअप इसी तरह से चलता रहेगा और शहबाज शरीफ अपने टर्म पूरी करेंगे, वो वाले वजीर आजम बन जाएंगे जिन्होंने 5 साल पूरे किए? देखिए चले, हाँ, इमरान खान साहब का 2018 वाली अगर हम पार्लियामान को छोड़ दें तो उससे पहले दो जो, देखिए अगेन हमें एक स्टेप पीछे आती हूँ, हमें दो चीजों में फर्क करने की जरूरत है। पार्लियामान का टेन्योर फिक्स्ड है, वजीर आजम का टेन्योर फिक्स नहीं है। तो हमें इन दोनों बातों को अलहदा-अलहदा देखना चाहिए कि क्या दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर मेरे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस ये है कि पार्लियामान अपने 5 साल पूरे करे, एक डेट के ऊपर खत्म हो। उसके बाद वही 60 दिन का जो इलेक्शन का टाइम है, वो पता है कि इस दिन 10 तारीख को 10,223 में शुरू हुई थी, तो 10,229 को खत्म हो जाएगी और उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। इसके पहले तो इसको ये फिक्स होना बहुत जरूरी है। उसके नंबर बदलते रहे मगर वो तारीख नहीं बदलेगी। जब तक ये नहीं होगा तो हमारे इश्यूज रहेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उसके बाद आ जाता है कि क्या वज़राए आजम का टेन्योर, अगर आप इटली और जापान में देखें ना, 6-6 महीनों में वजीर आजम बदलते रहते हैं। आप कंट्रीज में देखें, इससे कम में माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, टूट जाती हैं। एक एजुकेशन बिल पे टूट जाती है, हेल्थ बिल पे टूट जाती है, दूसरी टूट जाती है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि वो कहते हैं कि इट्स ओके, तुम डिलीवर नहीं कर सकते, स्टेप बैक, दूसरे को डिलीवर करने दो। मगर हमारे यहाँ हवा बना देते हैं, हम उसको ओवर एंड अबव पार्लियामान ले जाते हैं। तो अगर तो एक आईनी तरीके से इन हाउस चेंज आती है तो आ जाए, इट्स ओके। अगेन ये एक सियासी अमल है, ये एक इंतखाबी अमल है। तो अगर वो लिखा है हमारे आइन में ऐसे होना चाहिए, हमारे कवानीन में मौजूद है, तो हो रहा है, तो आइन और कानून के मुताबिक आई डोंट हैव एन ऑब्जेक्शन। आपने जो तीसरी बात की कि क्या मैं देखती हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी एनालिसिस करती हूँ। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आजकल फिर वो हम कहते हैं ना, थोड़े दिनों बाद एक फुलझड़ी छोड़ दी जाती है, और आजकल की फुलझड़ी ये है कि अब बिलावल साहब को, मियां साहब को हटाया जाए और बिलावल साहब को लाया जाए। बिलावल इज बिलावल इज अ वेरी डायनामिक लीडर, यंग है। उन्होंने जितना मेरे ख्याल में सियासी मेच्योरिटी ओवर द इयर्स हमें उनकी नजर आई है, ही इज डेफिनेटली अ पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर पीपल्स पार्टी आल्सो। मगर अगर उनके वालिद सदर हों और मैं बिलावल हूँ, और मैं कहूँ कि मुझे इस वक्त क्या फायदा है कि ये जो मीशत का भी एक एक बहरान तो है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हो रही है, मगर इतनी एकदम तो होगी नहीं, इट वुड टेक फ्यू इयर्स। वहां पर भी मौजूद है ऑपोजिशन जो है, वो भी हाथ 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 में पत्थर लिए बैठी है, सोशल मीडिया भी मेरे अगेंस्ट है। तो मुझे क्या फायदा है कि मैं इस वक्त मैदान में उतरूं और ये सारा गन जो अगलों का है, जैसे हम कहते थे, जो एक वक्त में हमने सुना था कि मियां नवाज शरीफ भी कहते थे कि वीओएनसी ना करे, इनको अपना लगेज उठाने दें। तो अब बिलाव इस गवर्नमेंट का लगेज क्यों उठाएं? एज इज ऑन हिज साइड, अल्लाह भी उनको सेहत जिंदगी दे। और अभी के वजीर आला को भी और हम वजीर आजम को भी और जो हमारे लीडरान हैं उनको, मगर उनको देखिए सही ना, वो 70 के उसमें चल रहे हैं एज में, ही इज इन 40s। ये 5 साल तो कोई मैटर नहीं करते।
रादर उसके बाद आए तो ज्यादा उनके पास जगह है, मगर फिर बड़ा वही अच्छा बात। आपने मशवरा दिया है, बिल्कुल सियासी मशवरा बेहतरीन है और आपका एनालिसिस भी बेस्ट है। एक चीज मैं जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि जाहिर है इन सारी चीजों पर आप काम करती हैं, आपके बेशुमार मकाले हैं, तहकीक करती हैं, जब भी बातचीत करती हैं तो वो इंसाइट और फ्रूटफुल हुआ करती है, उसको पॉलिसी साज जो है बड़ी बारीकबीनी से मुशाहिदा करते हैं। फौजिया साहिबा, जो हम देख रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं जमहूर की, सियासत की, जमहूरियत की, और उसमें बलूगत की जरूरत है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोशिश यही करते हैं कि हम मुख मकास से चलें। अभी देखिए हालिया जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें जो चीफ की तैनाती है ना, मैं बात कर रही हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो आप देखिए कि चीफ की तैनाती है, उसमें सियासी जमातों की जो कमेटी बना दी गई। मुझे जाती तौर पर एक जूनियर जर्नलिस्ट कह लीजिए, ये इससे तासुर आता है, क्या इदारों की प्रमोशंस, उनकी तरक्कियां, किसने बनना है किसने नहीं, क्या ये किसी और के हाथ में होना चाहिए? फिर इसी से तो हर कोई अपनी पींगे बढ़ाता है और वो चाहता है, वो अपने फॉर्मूलाज लगाते हैं। अभी भी देख लीजिए जो चार्जशीट जो है जनरल फैज हमीद वाली आई है, उस पर भी यही बात हो रही है जी, वो सदर बनना चाहते थे या वट एवर, जो भी फॉर्मूलाज लगाए जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी, क्या ये सही अमल है कि जो आइन में तरमीम की जाती हैं और वो जो सियासी जमात होती है, उनके जो कह लीजिए, उनको जिनसे कह लीजिए कंपैटिबिलिटी बेहतर हो रही होती है, वो उन्हीं के लिए पॉजिटिव चीजें करना शुरू कर देते हैं? अच्छा, मैं इसको ना 3 लेवल पर करती हूँ। सबसे पहले आपने बड़ा मजे का यूज किया कि हमें जमहूरी बलूगत की जरूरत है। ये जो जहाँ जहाँ हमारे मजहब से लेकर ना, कुरान पाक से लेकर जगह बलूगत इस्तेमाल होती है ना, तो बलूगत के साथ एक अकल का कॉन्सेप्ट भी आता है। वो कहते हैं बलूगत काफी नहीं होती, और उसकी एग्जांपल ये है कि दुनिया में अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम उम्र को बच्चा कहा जाता है, तो वो कहते हैं बलूगत तो शायद बलूगत, प्यूबर्टी, एडोलेसेंट, वो उतनी तो शायद आ जाती थी, मगर अकल नहीं आती। तो अकल जरा 18 साल के बाद आती है। तो हमारी सही। सियासी जमातों को भी अकल जो है ना, वो भी उनके 18 साल नहीं हुए, वो एडोलेसेंट की आखिरी हदों पे हैं, तो वो यंग टीनेजर बिहेवियर जो है ना उनका, अगर हम सिर्फ इसी से देखें कि 2008 ऑनवर्ड शुरू करें, तो ये चौथा टेन्योर है, तो वो जरा अब बलूगत की तरफ से अकल की तरफ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है। इसमें ना आईनी तरमीम के ऊपर अगर जाएं हम, तो आईनी, देखें आईनी तरमीम का अगेन आइन में लिखा है कि इतना नंबर पूरा कर ले तो जो मर्जी कर दे। अब इसमें हम डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या, ये सही का कार है, उस पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि एक जमहूरी तर्ज अमल ये चाहता है कि हर तरह की बात की जाए, उस पर डिबेट हो, उसके प्रोज एंड कॉन समझ आए, और फिर हमारे फैसला साज, कानून साज, जो हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, कौम को भी पता चले कि अगर ये तब्दीली हुई तो इसके फौरन अगेंस्ट क्या था। मगर अगर 2/3 लोग उसको 3 मिनट में अप्रूव करना चाहते हैं, तो इट डेमोन्स्ट्रेट्स के ठीक है, वो इतना ही अहम समझते हैं प्रॉबेबली इस बात को, शायद वो प्रेशर में भी हो, मगर इतना ही अहम समझते हैं। तो इसमें कद तो सियासतदान का कम हुआ ना, जिन्होंने वो 2/3 उसको वोट्स दिए। मगर ये कहना कि वो तरमीम गलत है, अब उसमें जो मर्जी लिख ले, आइन आप पढ़े ना, बारहा पढ़े। मैं यही कहती हूँ कि इस हुकूमत ने कहा भी 2 साल पहले कि आइन को स्कूलों में, करिकुलम में शामिल किया जाएगा, बहुत जरूरी है आइन पढ़ना। तो उसमें लिखा है ये नंबर पूरा हो गया, तो प्रोसेस तो सही हो गया। अब प्रोसेस के पीछे सोच अगर गलत थी, तो आइन जो है ना वो अज्यूम करता है कि, चूंकि आप आइन का ओपनिंग पढ़े ना, तो वो कहता है ये आइन अमल दरामद करने के जिम्मेदार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान है। तो वो ये अज्यूम करता है कि जो भी हम नुमाइंदे पार्लियामान में भेजेंगे, वो इतनी समझ बूझ और फरासत रखेंगे कि वो ये ना कहें कि इस तरह की बोंगियां ना मारें। तो ये तो हो गई एक बात। जो तीसरी बात आपने की ना कि टेन्योर वाली, अब चीफ ऑफ, मैं बड़ी एक शायद इससे कुछ लोग ना खुश हों, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ग्रेड 22 का अफसर है। हम सिविल सर्विस में भी तहाशा ग्रेड 22 के अफसर, क्योंकि फौज एक यूनिफाइड इदारा है ना, एक है। तो ठीक है ना, 23वां ग्रेड तो हुकूमत ने दिया नहीं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल में देते हो तो इक्वलेंट टू ग्रेड 22 है, तो एक ग्रेड 22 यहाँ सिविल, आज भी आप देखें खबरों में आ रहा है, हाई पावर बोर्ड होगा, वो हो गई, उनको पता है इसने आगे जाना है, सिलेक्शन ग्रेड लगा, बात खत्म हो गई। इधर भी नॉर्मल वही सी बात, बात है। एक नॉर्मल सी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में मौजूद था। मगर जब एक दफा आप बकल डाउन हो गए कि नहीं जी अब बड़ा जरूरी है इसको एक्सटेंशन दे दें,
एक एक्सटेंशन से बात हुई तो उसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना हाथ से डोर जब निकलती है तो बस वो उलझती चली जाती है। मैंने जब सिविल सर्विस ज्वाइन की थी ना बैक इन 95, जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग पे आई थी, तो मेरे एडिशनल सेक्रेटरी वो वफात पा चुके हैं, डब्ल्यू काजी थे, बांग्लादेश से आए थे, उधर से वो सिविल सर्विस का हिस्सा थे। उन्होंने कहा था graveyard is full of indispensable people, so never think Fawzia that what you are doing no one else can do. आई अभी भी कभी जब मेरा दिमाग खुद का भी हम सबका होता खराब होने लगता है ना, तो कहती है यूर एज इंडिस्पेंसिबल एज अ टिश्यू पेपर फॉसिया। तो ये ना हमें ये समझना बड़ा जरूरी है। इदारा अगर हमें इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, फौज का इदारा अभी तक खड़ा है और हम उसको कंपेयर करते हैं सिविल इदारों के साथ इसलिए कि यूनिटी ऑफ कमांड को उन्होंने मेंटेन रखा है। उसके अंदर 10 करोड़ राय हो सकती है या 7 लाख अगर फौज है तो उसमें 6 लाख राय हो सकती हैं, मगर वो अपने कमांडर की से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं फौजिया, ये जो 22 ग्रेड की तैनाती है, प्रमोशन है, ये रूटीन की बात है। और आपने सही कहा कि फिर 23 ग्रेड वाला आइडिया नहीं आया। तो क्या समझती है, क्या पिंगे बढ़ाना बहुत जरूरी है सियासतदानों को? क्योंकि यहाँ पे हमें साफ सियासतदानों की कमजोरी नजर आती है। जी हुकूमत के इतने बंदे होंगे, अपोजिशन के इतने होंगे, फलां जमात की जितनी अक्सरियत होगी उस हिसाब से कमेटी बनेगी और हम जी अपनी मर्जी से चुनेंगे। तो ये कुछ प्रोसेस आवाम को समझ नहीं आ रहा। देखिए प्रोसेस आवाम को समझने के लिए ना ये बहुत बात जरूरी है, वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ग्रेड 22 का अफसर है, सिविल साइड में बहुत ज्यादा मौजूद है। हमें इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को मजबूत करना है। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में हर नौकरी के कवायद ज़वाबित हैं, रूल्स हैं। आप इतनी देर काम करेंगे सिविल में, आप 17 साल ग्रेड 17 में दाखिल हुए, 5 साल आपने काम किया तो फिर 18, उसके बाद 7 साल, फिर 19, फिर 5 साल, 3 साल, और ऐसे सेम आर्मी के इदारे में भी इसी तरह चल रही है। तो उनके कवायद ज़वाबित में अगर हम पंगाबाजी ना करें तो बहुत बेहतर है। मगर अगेन यही बात, ये सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है कि वो उनके आगे कारपेट बन के लेट रहे हैं। अगलों ने तो देखी है ना, फौज ने जब भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बने, और अब कोशिश अगर वो कर रही है अपने आप को एक्सट्रैक्ट करने की, तो फिर हम वही कहेंगे इंसाफ के तकाजों की तरह कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, तो उनका पीछे जाना भी हमें नजर आना चाहिए। तो वो एक को राय मिली, उसने कहा, पूछा हाँ जी मैनू फिर मेरी की ख्याल है, उन्होंने कहा हाँ बड़ा अच्छा ख्याल है। तो वो दोनों ने मिल के किया ना, तो कसूर दोनों साइड का है। तो मुझे कई दफा लगता है कि वो गाना नहीं है, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, तो वो दोनों तरफ लगे हुए। तो इनको ना चुन चुन से जो इन्होंने चचा चचाएं लगा दी है ना पूरे पार्टी और सिस्टम की, तो इस चचा चचाएं से इनको आगे जाना होगा। आगे जाने के लिए रास्ता फिर वही है, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के जो कायदे कानून आपकी नौकरी के हैं उस पर टिक जाए बस। पहले भी तो होता था ना, वही ये जो आपने सही कहा है, ये जो चचा चचा चल रहा है ना, मेरे ख्याल में थोड़ा जो तुसी ते पंजाबी च वीलॉग कर दियो और बड़ा पॉपुलर है। मैं मिस कर रही है कि वो आ नहीं रहा, तो जरा थोड़ी जी पंजाबी च गल हो जाए। पंजाबी च भी हो जाए कोई गल नहीं। मतलब देखो ना यार, गल ਉਹੀ है, मतलब एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਪਿੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, मगर ਉਹ ਪਿੰਗ ਚ ਨਾ ਉਹ अंजुमन वाली फिल्म देखो ना कोई, तो एक ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਗ ਚੜਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਥੱਲੇ ਠੁੱਡਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। और वजह वो ये जी छीना झपटी है ना, वो भी तो चल रही है ना। कोई कहता है कि मैं ते लाइक माजी च देख लीजिए, हाँ, कोई डैडी कह रहा है, कोई बाप रूहानी बाप कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो वो पीक लैन में सारे जड़े ना आपस में लड़ रहे हैं। पिंग ਦੇ मजे भी तो बड़े ने भैन। जो जब ऐ- ऊपर जाने में मजा आता है तो वो, और वो कल ख्वाजा असद साहब ने उसमें कहा ना, उन्होंने कहा जब नीचे अवाम खड़ी हो और इतना मजमा हो तो उसकी एक फील होती है, पावर की एक अपनी फील है यार, इट्स ऑल अबाउट पावर। सियासतदान के अंदर क्लोजेट है, एक दो सियासतदानों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपना सियासी करियर कुर्बान करना पड़ेगा, ये कहते हुए जॉन अब मतलब अब एक शायद खाकान अब्बासी है हमारे सामने, हम्म गुड बैड अगली, उनका नहीं बनता इसका हिस्सा। सियासत उनकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, वो एक सियासी इंटेलेक्चुअल बन के रह गए। उन्होंने नई पार्टी बनाई, ऐसी पार्टियां अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत हैं जो नहीं काम करती, जैसे जिसमें एक डॉक्टर अमार जान की हुकूक खल्क पार्टी भी है, बहुत जबरदस्त उनका है, या अवामी वर्कर्स पार्टी है, अगेन बहुत जबरदस्त है। वोट नहीं लगता इसलिए कि इसको टाइम लगेगा, मगर ये वो बीज हैं ये जिनको हमें बोना जरूरी है।
अगर उस तरह देखें तो एक कुर्बानी नवाज शरीफ की भी है, आई वुड नॉट से कुर्बानी इन दैट सेंस, मगर ये कि उसको उनको मालूम था ना कि इत्थे जो मैं टक्कर मारनी है तो अगे मेरे नाल होना की है, तो इट्स ओके। बट आप देखेंगे, लेकिन एक आपने जो नवाज शरीफ की बात की ना, आपको नहीं लगता कि उनकी बेटी भी सीएम बन गई, फिर उनका भाई वजीर आजम बन गया, फिर नवाज शरीफ की कुर्बानी क्या हुई? कैसे डिफाइन करेंगे इस कुर्बानी को? देखिए ना, हमारे यहाँ मैंने जिस सेंस में कुर्बानी का वर्ड यूज किया ना, वो मैंने इसलिए किया कि हमारा सियासतदान जब सियासत में आ जाता है ना, तो कहता है बस ये मैनू इथों ना कबर ते ही लेके जाना, मैंने हिलना नहीं। तो वो वजीर आजम वो, और हमारे नारे भी होते हैं, अगली बार फिर वही जान सार भी, सारों के नाम बदलते जाए जान सार हो जाते हैं, वजीर आजम भी वही रहता है, तीसरी दफा चौथी दफा, क्योंकि एक दफा जब आप वजीर आजम का, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं बीइंग सिविल सर्वेंट में रही हूँ, पावर कॉरिडोर्स में काम किया हमने हुकूमत में, इंटरनेशनली, मगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ। एक जो ग्रेड 22 के अफसर की पावर होती है ना, सेक्रेटरी की, बुला होता है, तो आप सोचे वजीर आजम जिसके नीचे ये सारे होते हैं, उसको वो पावर कितनी फील होती होगी। सो लेटिंग गो ऑफ पावर इज वेरी डिफिकल्ट, ये एक बात है। अब उन्होंने उनका भाई बन गया चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, और बेटी बन गई चीफ मिनिस्टर, तो बहन ये तो उनकी सियासत है ना, कुर्बानी पर्सनल है, आप नहीं बढ़े हैं। दूसरा तो फिर उन्होंने सियासी चालें अच्छी चली, उनका देखिए सियासी चेस है ना, जैसे हम शुरू में गए थे वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, तो उनकी सियासी चाल कहाँ हुई, तो बस ठीक है, फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, ये सियासी चालों की जो आपने बात की ना, सही बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कई सियासी चालें चलने वाले फौजी हैं, छोटे छोटे, आपसे मुख्तसर जवाब भी चाहूंगी। सियासी चालें चलने वाले बेचारे माफिया मांग रहे हैं, उन्हें माफी नहीं मिल रही। शेख रशीद को ही देख लें, लेकिन जैसे शेख रशीद पेश गोइयां किया करते थे, आजकल फैसल वाडा नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में शेख माइनस हो गया और वाडा जो है वो प्लस हो गया है? देखिए मैं दिमाग में ना लफ्ज बहुत फजूल सा आ रहा है, और वो सिविल डिस्कोर्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है। ये टाउट है, जब और ये टाउट हमेशा सियासी टाउट भर्ती किए जाते रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मार्शल लॉ के दौरे हुकूमत की आखिरी झलकियां हैं, ये रहेंगी। सियासी टाउट फौज के भी होते हैं, सियासी टाउट सियासी पार्टियों के भी होते हैं, इसके अलावा भी तो बहुत है ना जो एक तरफ से फुदकते हैं दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक इस वक्त चीफ मिनिस्टर केपी के एडवाइजर बैठे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वो हिस्सा नहीं रहे, किस किस को उन्होंने चुमियां चटियां नहीं की थी, मगर फिर भी उत्थे मौजूद ने, और इस तरह के हमें बहुत मिल जाएंगे। ये तो मैं एक चूंकि पावर में है तो मैं इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ कि वो वहां मौजूद है। तो ये भी साउथ एशियन पॉलिटिक्स का एक खासा है, तो ये यहीं पे रहेगा, इसकी सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू है, इसको उतना ही लें। उनको रौनक भी तो नाली है तो ना टीवी फौजी अब बतौर सहाफी, हाँ टीवी की रौनक का बड़ा मसला है। चले रौनक मेरे ख्याल माइनस न्यूज़ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੌਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਾਫੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जनाब हाथ धो के नहीं भैया, कपड़े ला के नंगे होके साडे पीछे दौड़ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਲਾ, ਨੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ ਬੈਕ देना पेगा सानू, जो तक नहीं ना करेंगे, क्योंकि असं बार बार गल करने खवातीन बड़ी वल्नरेबल, क्या साले वल्नरेबल, 49% हम खवातीन हैं। आपके वोटर्स में इस दफा आप बता दिया कि आपका वोट, और ये मैं इलेक्शन से पहले आपको याद है मैं पीटीवी का प्रोग्राम एंकर करी थी एज एन इलेक्टोरल, उसमें हम ओवर एंड ओवर एक ही बात करते रहे, इस दफा का इलेक्शन आपको बताएगा कि खवातीन का वोट कितना इंपॉर्टेंट है। आज उसमें से खवातीन का वोट निकाल दें, बना के हुकूमत दिखा दें। इसी तरह मेरा और आपका किरदार है, मुझे और आपको हटा के दिखा दें, आप नहीं बना सकते, हम वहीं पे रहेंगे। ये खातून, एक तो हमें ना, मुझे और आपको भी एफर्ट करनी है। सहाफी सहाफी है, ये खातून सहाफी कोई चीज नहीं है। क्या हम कोई चीज कम करते हैं? क्या हमारे टीओआर कम है? नहीं, हम भी उतनी मेहनत करते हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, वैसे ही काम करते हैं। तो हम सहाफी हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, इनको इस जेंडर सेग्रीगेशन इनकी करना जो है ना, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जैसे किसी बंदे को बात करते हुए ना तरह निकलता है ना कि अगो ना वो दो चंडा पै जान गया। वो याद है ना फवाद चौधरी साहब ने कुछ सहाफियों के साथ, उनको काफी
इज्जत अफजाई की थी, एक आध हमें भी लगा देनी चाहिए। काफी है। ये जो है ना, वो एक गाली देते हैं, हम अपने आप को सेंसर करके चुप करके बैठ जाते हैं, ठीक है ब्लॉक करते जाते हैं, मगर अगला तो गाली दे ही जा रहा है ना। ते पाजी हुणे नंगे होके जेड़े फिर रहे ने, लत्तां पैना नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो वाकई में इसका जो ऑफेंसिव तरीके से हमें जवाब देने की जरूरत है, बजाय ये कि हम डिफेंसिव हो जाए, नहीं हम तो अच्छे हैं, हम तो ऐसा नहीं, हम तो वैसे नहीं, हम यही करते रहते हैं। फौजी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे चाहूंगी, आपके साथ गुफ्तगू में इतना मजा आ रहा है, लिटरली यकीन नहीं कर रहा कि हम इस इंटरव्यू को खत्म करें, लेकिन जाहिर है आपके साथ हम अगेन भी नशिस्त करेंगे। मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, हमें सजा याफ्ता बनाने पे सब तुले हुए हैं, चले कोई माइनस है या सियासतदान है या सारे है। अभी देख लीजिए जो पीका का अथॉरिटी बनाई जा रही है, और फिर इससे पहले डेफर्मेशन आया था, इतने सारे कवानीन है ना जो हमें शायद करोड़ों की सजाएं भी देना चाहते हैं और वो जुर्माने भी डालना चाहते हैं। आप क्या कहती हैं, हमें सजा याफ्ता ही बनाना है या अपने मुआशरे को तहजीब याफ्ता भी बनाना है? क्या कमेंट करेंगी? देखिए, तहजीब याफ्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरे और आप पे है, क्योंकि हम पब्लिक डिस्कोर्स में है ना, हमारी एक पब्लिक फेस है, हमारी आवाज है। हम तहजीब सिखाएंगे। हमने इस पब्लिक डिस्कोर्स को गंदा जिन्होंने किया, हमें उनको नेम एंड शेम करना चाहिए कि ये सहाफी नहीं है। क्योंकि एक सहाफी का काम मुस्तनद खबर ढूंढना, खबर को वेरीफाई करना, उसका मुस्तनद होना साबित करना, हर एक का व्यू लेना और बताना। हमें यही पढ़ाया गया था, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। हमने जब जर्नलिज्म पढ़े थे एज ए सब्जेक्ट, तो उसमें ये था कि ये करना जरूरी है। अब यस, दुनिया में डिजिटल मीडिया ने इसको इफेक्ट किया है, मगर फिर भी जिम्मेदारी तो हम जो अपने आप को वाकतन सहाफी समझते हैं और कहते हैं, उन्हीं पर रहेगी ना कि वो तहजीब को भी लाएं और वेरीफाइड न्यूज को भी वापस लाएं, और जो गलत करते हैं उनको नेम एंड शेम करें, सिर्फ इस बात पे कि इसके ऊपर उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो साड़ी मां भैन करेंगे ते भजन फिर करते रहें, फिर ये शोभा ना लें, फिर आप कुछ और कर लें जहां पर आपको ये ना करना पड़े। हर शोबे के प्रो एंड कॉन्स होते हैं ना, यही प्रो कॉन्स हमारे शोबे के भी हैं। जहां तक आप पीका की बात करिए, फिर वही बात, कई दफा वेरी फ्रैंकली मतलब मेरे पे तो इतनी ट्रोलिंग डॉक्सिंग हुई है और फेक न्यूज हुई है कि मैंने खुद एक केस की पूरी डिटेल्स इकट्ठी कर ली कि इसको पेका में लागू करें, और स्पेशली जो पंजाब डेफर्मेशन वाला था कि हम उसमें इस्तेमाल करें। देन सेड कि चूंकि इसमें ऐसी कुछ क्लॉजेस हैं जिसको हम खुद सपोर्ट नहीं करते, तो मैंने अपना केस ही नहीं बनाया। बात यह है, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी सबसे आखिरी दर्जे पे पहुंची हो, उसमें जब हम इस तरह के कानून बनाएंगे तो वो सिर्फ पर्सनलाइज इस्तेमाल के लिए होंगे। मैं और आप इजी बेट्स हैं, मगर आप आजादी राय को सल्ब नहीं कर सकते। हमारी आईनी जो आजादी राय 19 आर्टिकल 19 जिसकी बात करते हैं, वो भी कंडीशनल है। उसमें वो कहता है ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इंटरेस्ट इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी, फ्रेंडली कंट्रीज, मॉरल डिसेंसी। अगर ये सारी चीजें लगा दें तो मैंने और आपने जो बात की है इसमें तो 6 बातें हैं, इसके ऊपर है, ये हमें इसी के ऊपर भी टांग सकते हैं। मगर हम जहनों को, हम सोच को ना गुलाम कर सकते हैं, ना उन पर ताले लगा सकते हैं। हाँ, कानून की हुक्मरानी को साबित करके, इंस्टिल करके, हम अच्छे कवानीन पर अमल दरामद जरूर करा सकते हैं, मगर अभी वाले कानून के डेफिनेटली मैं तो हक में नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। फौजिया, आपकी नजर में इस अहद का अच्छा सहाफी कौन है? कोई एक नाम आपकी मर्जी का। मेरी मर्जी का तो आपको निकाल के, वैसे मैं आपको निकाल के। एवर फैन हूँ, और मैं तो अपना उस्ताद करती हूँ नुसरत जावेद। उन्होंने मुझे जितना सिखाया है, मेरे ब्रदर इन लॉ अल्लाह बख्शे बाबर अयाज साहब, उन्होंने मुझे इस तरफ लिखने की तरफ किया। तो ये बाबर और नुसरत जो है, ये मेरे उस्तादों में से हैं, उस्ताद ही हैं। तो शाहजी ना हमेशा एक ही बात कहते जो तो गल पता चले ना, ते आबे जमजम च भी आवे ते दो बारी आबे जमजम भी उबाल लें अगे करन तो पहले। तो हम इसमें ना, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, बट दैट्स परफेक्टली ओके। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ नुसरत जावेद डेफिनेटली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फौजिया यजदानी साहिबा। चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, जेंडर की बात करें, ट्रोलिंग को कंट्रोल करने की बात कर लें, या अर्ली मैरिजेस का तदारुक किस तरह से मुमकिन है पाकिस्तान में, ये इतने सारे शोबे हैं। और पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में आपकी जो नुमाया खिदमात हैं, हम उनको उजागर करते रहेंगे। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आपने माइनस न्यूज में अपना बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच।